हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज सर और मैं हूं मनोज कुमार। आज आइए हम लोग देखते हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम से संबंधित हमारा जो लेक्चर 7 है। इस लेक्चर 7 के बारे में आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि लेक्चर 7 में हम लोगों को इसका लास्ट, यूँ कह सकते हैं कि इसका लास्ट हम लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर 7 में हम लोग को मुख्य रूप से देखना है लोह धातु के बारे में, है ना। इस लेक्चर 7 में हम लोगों को मुख्य रूप से देखना है लोह धातु के बारे में कि ये लोह धातु क्या होता है, आयरन क्या होता है। आयरन के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। आयरन के विभिन्न पहलुओं के बारे में देखना है, आयरन के विभिन्न अयस्कों के बारे में देखना है और उन अयस्कों से हम लोग कैसे आयरन को प्राप्त कर लेते हैं, कैसे लोहा धातु को प्राप्त कर लेते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों को इस लेक्चर 7 में देखना है। ये हमारे मेटलर्जी का, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, उसका सबसे लास्ट चैप्टर है। इसे जैसे ही हम लोग समाप्त कर लेते हैं तो समाप्त करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस बार जो 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7, जिसमें हम लोगों को देखना है लोहा के बारे में कि लोहा क्या है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रमुख धातुओं के निष्कर्षण में हम लोग देख रहे हैं आज कि लोहा क्या है। ये जो लोहा है Fe है, जिसका संकेत Fe है, इसके बारे में आज हम लोग देख रहे हैं कि ये लोहा वास्तव में किस तरह की रचना को प्रकट करता है, किस तरह से रचना को दिखाता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम सभी जान रहे हैं यहाँ पर हम लोग सभी जान रहे हैं कि ये जो लोहा धातु है, ये लोहा धातु से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एल्युमिनियम धातु के बारे में, है ना। उसके बाद कॉपर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग जस्ता धातु के बारे में पढ़ चुके हैं। इन तीनों के बारे में अलग अलग लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। आज हम लोगों को देखना है लोहा के बारे में कि ये लोहा क्या होता है। तो सबसे पहले अन्य धातुओं की तरह इसमें हम लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी में इसका क्या पोजीशन है, आवर्त सारणी में किस तरह से अपना पोजीशन प्रदर्शित करता है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा लोहा है Fe है, इसकी परमाणु संख्या 26 होती है और परमाणु भार इसका 56 होता है। तो परमाणु संख्या जो 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कीजिएगा तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, है ना। यहाँ देखिए 2 2 4 6 10 10 20 6 26। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में पहले कक्ष में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन और अंत में s में जो है 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लास्ट ऑर्बिटल की जो चर्चा करते हैं, इस लास्ट ऑर्बिटल हमारा क्या हो जाएगा, डी, है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो ब्लॉक है वो हो जाएगा डी, अर्थात ये डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है, इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है ना। यह क्या है, एक संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट। यह एक संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है हम लोग। और ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता होती है कि यह एक से अधिक प्रकार के वैलेंसी को प्रदर्शित करती है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा लोहा है, ये जो हमारा Fe है, ये 2 प्रकार का शो करता है वैलेंसी। एक है फेरस के रूप में और एक है फेरिस के रूप में। एक है फेरस के रूप में, दूसरा है फेरिक के रूप में। जब फेरस होता है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है और जब फेरिक होता है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता होती है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो रंगीन यौगिक का प्रदर्शन करते हैं और वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा ये जो डी ऑर्बिटल के प्रमुख तत्वों में निहित हमारा ये लोह धातु है, इस लोह धातु को के 2 वैलेंसी, एक फेरस के रूप में 2 और फेरिक के रूप में 3 होते हैं। अब आइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हम जानते हैं डी ऑर्बिटल लास्ट में आया है, इसलिए डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 6 2 8, है ना।
जैसे ही 6 2 8 हो गया तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप होगा 8, रोमन में 8 लिख दीजिए। इसे ए और बी में विभाजित नहीं करना है। हम लोग जब पीरियोडिक टेबल का निर्धारण पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में 8 9 या 10 हो जाए, डी ऑर्बिटल का केस हो और लास्ट में 8 9 या 10 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका ग्रुप हम लोग 8 लिखते हैं, रोमन में 8 लिख देते हैं। या अगर इस तरह से किया जाए तो हम सिंपली यहाँ कह देंगे कि यह 8 हो जाएगा, है ना। तो ग्रुप यानी वर्ग जो इसका होगा, ग्रुप जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 8। और अब आइए वैलेंस ऑर्बिट इसका क्या है। तो लास्ट में हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में हमारा ये जो 4s है यही इसका लास्ट ऑर्बिटल है। तो ये लास्ट ऑर्बिट हो गया 4, इसीलिए इसका जो पीरियड है, आवर्त है, यह हो जाएगा 4। इसका जो पीरियड है, आवर्त है, वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो Fe है, लोह धातु है, वह लोह धातु डी ऑर्बिटल के तत्व हैं। ये आवर्त सारणी में वर्ग के रूप में देखा जाए तो 8 रोमन में, या ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो अंक है हमारे उस 8 के रूप में पाया जाता है ना। और आवर्त में हम देखेंगे तो ये चौथे आवर्त का तत्व है। यह आवर्त के रूप में क्या है, चौथे तत्व का आवर्त है। अब आइए, आप जैसा कि लोहा को देख पा रहे हैं, यह जो लोहा धातु है यह एक प्रमुख धातु है। इसे आपने इस तरह से भी देखा होगा, लोहा को आपने कई रूपों में देखा होगा। ये यहाँ पे छड़ के रूप में दिखाया जाता है, मकानों में हम लोग जब छड़ लगाते हैं तो इसी रूप में हम लोग देखते हैं। ऐसे आपने लोहा को, जितने भी हमारे धातु हैं उन धातुओं में लोह धातु को बड़े विस्तार से, बड़े आराम से अपने इर्द गिर्द देखा होगा, है ना। तो उन अयस्कों, वो जो हमारे लोहा धातु हैं, उस लोह धातु को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, किस तरह से वो प्राप्त हो जाता है पृथ्वी से, इसके बारे में आज हम लोग को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं लोहा किस तरह से प्राप्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अन्य धातुओं के अनुरूप ही यह भी एक ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। लोहा एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह क्या होता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह किस रूप में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और संयुक्त अवस्था में पाया जाना अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पर वायुमंडलीय जलवाष्प का, ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यह अकेले नहीं बल्कि अन्य तत्वों से मिलकर अपना एक कंपोजिट फॉर्म तैयार करता है, अपना एक कंपाउंड फॉर्म तैयार करता है, और उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। कभी कभी उल्का के रूप में, आप उल्का पिंड का नाम सुने होगा, उल्का में यह अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं उल्का पिंड जो गिरता है उसमें यह अल्प मात्रा में, आंशिक रूप में इसकी उपस्थिति होती है। इसके जो प्रमुख खनिज हैं, उन प्रमुख खनिजों में देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ऑक्साइडेस्क। ऑक्साइडेस्क के रूप में पहला है मैग्नेटाइट। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देता है, कह देगा कि निम्न अयस्कों के सूत्र क्या होंगे, रासायनिक सूत्र क्या होंगे। तो यहाँ मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट का सूत्र याद रखना Fe3O4 होगा। लाल हेमेटाइट है, ये लाल हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 होता है ना। यहाँ पे देखिए इनकी रचनाओं को भी दिखाया गया है कि यह जब प्रकृति में प्राप्त होता है, जब हम अर्थ क्रस्ट से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने के बाद ये किस रूप में दिखाई देता है। तो देखिए ये मैग्नेटाइट है, ये इस रूप में दिखाई दे रहा है, और ये हमारा लाल हेमेटाइट है ना। ये हमारा क्या है, लाल हेमेटाइट है, जो इस रूप में पृथ्वी से प्राप्त होने के बाद दिखाई देता है। और इसे हम फिर विभिन्न प्रोसेस से होकर इससे लोहा धातु की प्राप्ति करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरे अयस्क के बारे में। तो ये हमारा जलयुक्त ऑक्साइड अयस्क, जिसमें हमारा है ये भूरा हेमाटाइट, जिसे हम लिमोनाइट कहते हैं। भूरा हेमाटाइट क्या कहलाता है, लिमोनाइट कहलाता है। इसका सूत्र ट्वाइस Fe2O3 इंटू थ्राइसिस 2, ये रहा लिमोनाइट, ये है लिमोनाइट। ये दिखाई दे रहा है पीले रंग का, लेकिन ये भूरे रूप में, इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये पृथ्वी से जब प्राप्त करते हैं इसी रूप में प्राप्त होता है, फिर इसको तोड़कर
क्रशर की सहायता से फिर इसको छोटे छोटे रूपों में ढालकर फिर इसकी सहायता से हम लोग लोहा धातु को प्राप्त करते हैं। कार्बोनेट अयस्क के रूप में होता है सीडेराइट या एस्थेटिक लोह अयस्क, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा FeCO3 यानी ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में है ना। उसके बाद है सल्फाइड अयस्क के रूप में भी लोह पायराइट होता है, जिसका सूत्र होता है FeS2, और ये है हेमाटाइट अयस्क Fe2O3 इंटू 2S2O। यही वो प्रमुख अयस्क है जो भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुतायत रूप में पाया जाता है, और इसी की सहायता से हम लोग लोहा की प्राप्ति करते हैं। पृथ्वी के अर्धक्रस्ट से जो प्राप्त होता है, अर्धक्रस्ट से प्राप्त होने वाले अयस्क ये इन रूपों में पाए जाते हैं। जरा सा इसको देखिए, यहाँ पे सीडेराइट के स्ट्रक्चर को देखिए, ये सीडेराइट इस रूप में प्राप्त होता है, लो पायराइट जो है वो इस रूप में प्राप्त हो रहा है, और ये जो हेमाटाइट है ये प्राप्त इस रूप में हो रहा है। यही वो हेमाटाइट है जिस हेमाटाइट को हम लोग क्रशर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में ढालेंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में ढालने के बाद फिर इसकी पिसाई करेंगे, और पिसाई करने के बाद फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि करते हुए प्रगलन करेंगे, और अंततः हमें लोहा की प्राप्ति हो जाएगी। जनरली भारत में जो लोहा है वो मुख्यतः ऑक्साइड अयस्क यानी हेमाटाइट के रूप में पाया जाता है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत में इसी से प्राप्त किया जाता है। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें सभी अयस्कों का रासायनिक सूत्र याद रखना है, ताकि एग्जाम में जो भी पूछे हम लोग तैयार रहें, है ना। हर चीज़ के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो ये लेकिन भारत में जो तैयारी होती है, भारत में जो लोहा की प्राप्ति होती है वो हेमाटाइट अयस्क से होता है, जो एक ऑक्साइड अयस्क है। अयस्क छोटा नागपुर में, ये हमारे झारखंड में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इन क्षेत्रों में बहुत आयत रूप में पाए जाते हैं। लोहे के जो कारखाने होते हैं ये हमारे जमशेदपुर में, भद्रावती में, वर्णपुर में, भिलाई में है, दुर्गापुर और राउरकेला तथा बोकारो में। हमारे बगल बिहार से सटा हुआ झारखंड, इनमें भी हमारे 2-3 जगह ऐसे हैं जहां पर बहुतायत रूप में लोहा के कारखाने लगे हुए हैं, वहां से हम लोग लोहा का निष्कर्षण करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस लोहा के निष्कर्षण की कहानी को, कि लोहा का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। आज हम लोग लोहा के निष्कर्षण की कहानी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत में लोहा का जो निष्कर्षण है वो हेमाटाइट अयस्क से होता है। भारत में जो लोहा का निष्कर्षण होता है वो हेमाटाइट अयस्क से होता है, और स्वाभाविक है कि हेमाटाइट अयस्क से जो होगा वो विभिन्न चरणों में संपादित होगी। तो हम लोग उन चरणों में देखते हैं। सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है सांद्रण, लेकिन इन सांद्रण से भी पहले जब आप अर्धक्रस्ट से हेमाटाइट अयस्क को प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करने के बाद वो एक पत्थर के रूप में होता है, वो एक बड़ा सा चट्टानी रूप में होता है। उसे प्राप्त करने के बाद हम लोग एयर प्रेशर की सहायता से, वाटर प्रेशर की सहायता से उस पर लगे हुए ऊपर से जो धूल कण है, मिट्टी के कण है, बालू के कण है, इन सारी चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं। यूँ कहिए उसको बाहर से हम लोग धो धा के साफ़ कर देते हैं। बड़े बड़े वाटर टैंकर की सहायता से उसको वाटर प्रेशर डालकर हम लोग उसकी सफाई कर देते हैं, और तब उसको क्रशर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में ढालते हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों में ढालने के बाद अब हम लोग उसकी पिसाई करते हैं, और उसके बाद वो प्राप्त हो जाता है इसका चूर्ण रूप, डस्ट रूप प्राप्त हो जाता है। जब डस्ट रूप प्राप्त हो जाता है तब उनमें मिली हुई विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और उन निकालने की प्रक्रिया में सबसे पहला प्रोसेस है हमारा सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, जिसे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स है इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाया जाता है। ऐसे इस विधि से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे गुरुत्व पृथक्करण विधि से भी गुजारते हैं, ताकि इसमें मिली हुई जो कुछ अशुद्धियाँ, जो ऐसी अशुद्धियाँ हो जो हल्की अशुद्धियाँ हो, वो हल्की अशुद्धियाँ बाहर निकल जाए, है ना, और जो भारी अशुद्धियाँ वो नीचे बैठ जाए। इसमें हम लोग इसे गुरुत्व पृथक्करण विधि से भी गुजारते हैं। और गुजारने के क्रम में क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक बड़ा सा पात्र है, इस बड़े से पात्र में पानी मिला देते हैं, और पानी मिलाकर इसमें हम लोग अयस्क को डाल देते हैं, है ना। और अयस्क को डालने के बाद अब हम लोग इसको घोल देते हैं, और घोल देने के बाद इसको कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है। जैसे ही छोड़ देते हैं तो यहाँ पर अयस्क चूँकि भारी होती है वो नीचे बढ़ जाती है, अयस्क चूँकि भारी होती है इसीलिए वो नीचे बढ़ जाती है, और जो अशुद्धियाँ होती है वो बाहर निकल जाती है। जो अशुद्धियाँ है, गैंग है, वो बाहर निकल जाती है। इस तरह से इसका सांद्रण करते हैं, और तत्पश्चात फिर इसे फाइनली हम लोग
चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि ये तो आप भली भांति पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इस चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होगा, ये जो रोलर है ये हम ले लेते हैं, ये चुंबकीय रोलर है और ये कन्वेयर बेल्ट से लगा हुआ ये अचुंबकीय रोलर है ना। इसे हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट से इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ एक बेल्ट लगा दिए हैं, ये एक बेल्ट लगा हुआ है जो कन्वेयर बेल्ट कहलाता है। और अब इसके ऊपर से हम लोग कीप की सहायता से, फनेल की सहायता से डस्ट के रूप में ढाला गया चूर्ण यानी लोह चूर्ण जो एस के रूप में है उसको यहाँ पर गिराते हैं। ये जो यहाँ पर गिरा रहे हैं तो स्पीड में चलने पर क्या होगा, ये लोह युक्त जो हमारा मैग्नेटिक गुणों से युक्त हमारा जो लोह चूर्ण है वह आगे चलेगा और चलने पर स्वाभाविक है कि यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो इससे आकर्षित होकर हमारा जो लोह चूर्ण है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, है ना। ये जो आकर्षित होकर लोह चूर्ण है वो हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन जो अचुंबकीय पदार्थ है, जो इसमें गैंग मिले हुए हैं, जिसमें चुंबक से आकर्षित होने का गुण नहीं है, वो यहाँ आने के बाद नीचे गिर जाएगा। और ये जो आके नीचे गिरेगा तो इसमें अचुंबकीय पदार्थ के रूप में वो गैंग पृथक होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये जो है गैंग वो पृथक हो जाएगा, जबकि हमारा जो शुद्ध चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोह पदार्थ है वो आकर यहाँ पे जमा होता चला जाएगा। ये चुंबकीय पदार्थ है, इसमें हम लोग प्राप्त कर लेते हैं क्या, अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। और ये लगातार मशीन की सहायता से चलता रहेगा। इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम लोग लोह धातु का यानी हेमेटाइट का क्या करते हैं, सांद्रण कर लेते हैं। अब जब सांद्रण हो गया तो सांद्रण होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका स्मेल्टिंग करना। हमारा दूसरा स्टेप है स्मेल्टिंग करना। इस स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, आइए जैसा देखते हैं स्मेल्टिंग प्रद्रावण किस तरह से किया जाता है। सेकंड स्टेप है हमारा प्रद्रावण या प्रगलन, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग भी कहते हैं। स्मेल्ट करना जैसे नाम ही है, स्मेल्ट करना यानी पिघला देना। पिघलाने के प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे हमारा जो सांद्रित अयस्क के रूप में है Fe2O3, ये ले लेंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे कोक ले लेंगे, है ना। और फिर हम लोग लेंगे कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम लोग तीनों ले रहे हैं। यहाँ Fe2O3 सांद्रित अयस्क के रूप में जो हमारा हेमेटाइट सांद्रित अयस्क है वो ले लेंगे, फिर कोक ले लेंगे और फिर क्या ले लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे। और ये जो हम लोग तीनों ले रहे हैं इसका रेशियो होना चाहिए 100:3:1, अर्थात यदि 100 किलो हम लोग सांद्रित अयस्क के रूप में हेमाटाइट अयस्क लेते हैं तो 3 kg हम लोगों को कोक लेना है और 1 kg हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। इन तीनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं चार्ज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। प्रगलन में इसे कहा जाता है चार्ज। अब इस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लास्ट फर्नेस में, ये ब्लास्ट फर्नेस है, इस ब्लास्ट फर्नेस में यानी वात भट्ठी में हम लोग इसको डालते हैं। हम लोग यहाँ पर कप एंड कोन व्यवस्था की सहायता से, किरान की सहायता से इसमें इसको डाला जाता है और ये नीचे आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि गर्म हवा यहाँ पे इसको भेजा जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा, यूँ कह सकते हैं कि 2200 डिग्री सी से ऊपर उठकर ये मान लीजिए 1800 डिग्री सी हो जाएगा, है ना। यहाँ ले लेते हैं 1200 डिग्री सी, यहीं घटता चला जाए तो नीचे ये 2200 डिग्री सी टेम्परेचर पर ऊपर उठता हुआ ये ऊपर उठ रहा है। और ये जैसे जैसे गर्म वायु ऊपर जा रही है और ऊपर से ये हमारा चार्ज आ रहा है, तो चार्ज आने के कारण दोनों में अभिक्रियाएं होंगी। ये जो गर्म वायु है उसको क्या करेगा, मेल्ट करेगा और मेल्ट करने के बाद वहाँ पर कार्बन रिएक्शन करेंगे। ये हमारा हॉट गर्म वायु जो है जिसमें ऑक्सीजन की प्रधानता है, ये ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ यानी कोक के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये सांद्रित अयस्क जो हमारा Fe2O3 है उसके साथ रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करने के बाद फिर यहाँ मेल्टिंग हो जाएगी और मेल्टिंग होने के बाद यहाँ पे स्लैग का भी निर्माण होगा। ये जो लेयर देख रहे हैं ये वास्तव में स्लैग का लेयर है, ये धातुमल का निर्माण कर रहा है ना। और ये जो धातुमल है, ये धातुमल क्या करेगा, तो यहाँ ऊपर में तैरता हुआ रहता है और ठीक इसके नीचे में हमारा मोल्टेन मेटल आउट हो जाएगा। ये जो मोल्टेन मेटल आउट है ये वास्तव में पिग आयरन के रूप में प्राप्त होता है, ढलवा लोहा के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहा के निष्कर्षण के फलस्वरूप जो हमें लोहा प्राप्त होती है, यानी हेमेटाइट अयस्क का जो हम लोग निष्कर्षण कर रहे हैं उससे जो हमें लोहा प्राप्त होती है वो ढलवा लोहा या उसे हम लोग पिग आयरन
कहते हैं या कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्लैग जो है, ये स्लैग यहाँ से बाहर निकलता रहता है। ये स्लैग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया करता है, देखिए। लेकिन इस स्लैग के क्रिया भी से जानने से पहले हम लोग जैसे देखें कि इसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे ही हम लोग कप एंड कोन विधि से इसके ऊपर में हम लोग डाल रहे हैं, है ना, तो कप एंड कोन विधि से जैसे ही डालते हैं और नीचे से गर्म हवा देते हैं तो मेल्टिंग प्रोसेस होती है, स्मेल्टिंग होता है, और होने के फलस्वरूप कोक जो है, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर ये Fe2O3 कोक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये तीनों है चार्ज के रूप में। तो इसमें जो कोक है वो उस गर्म वायु से, इसमें जो ये कोक है वो इस गर्म वायु से O2 से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर ये फिर निकलेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कोक के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। और अब ये जो हमारा कोक है यहाँ पर देखिए, ये Fe2O3 के साथ भी रिएक्शन करके लोहा का निर्माण कर दिया और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेता है ना। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ जो देख पा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा CaO प्लस CO2 में, और ये CaO यहाँ जो लिए थे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, इसको देखिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वास्तव में ये कैल्शियम कार्बोनेट इसी कैल्शियम ऑक्साइड के लिए लिया गया था, जो इसमें क्या करता है, फ्लक्स की भांति, द्रावक की भांति काम करता है, शुद्रावक की भांति काम करता है। और इसमें मिले हुए जो पहले से सिलिका हैं, SiO2 है, उसके साथ ये CaO रिएक्शन करके CaSiO3 अर्थात कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, स्लैग का निर्माण कर देता है ना। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया इसके अंदर होती रहती है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती रह रही है, इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ जो मेल्ट करके आ रहा है ढलवा लोहा इधर प्राप्त हो रहा है, ठीक इसके ऊपर में स्लैग है। यह स्लैग एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच की भी भांति काम करती है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि हॉट एयर जो है, गर्म वायु जो ऊपर की ओर जा रहा है, वायु है ये सिर्फ ऊपर की ओर ही नहीं जाएगा, नीचे की ओर भी आएगा। और यदि यहाँ पे ढलवा लोहा प्राप्त हो जाए, उसके नीचे स्लैग प्राप्त हो जाए, तो उस ढलवा लोहा के पुनः ऑक्सीडेशन होने की संभावना होगी। और जैसे ही ऑक्सीडेशन फिर से हो गया तो वो फिर से हेमाटाइट, दैट मीन्स फेरिक ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और लोहा की प्राप्ति थोड़ी कठिन हो जाएगी। नहीं, इसीलिए यहाँ स्लैग ऐसी व्यवस्था की जाती है कि स्लैग ऊपर में हो तो तैरते हुए स्लैग रहता है जो ऊपर बाहर निकलते रहता है, और उसके नीचे में आके ढलवा लोहा प्राप्त हो रहा है। फलस्वरूप जो गर्म वायु है ये ऊपर की ओर जाएगा, नीचे आएगा तो स्लैग से टकराकर वो हमारे ढलवा लोहा पर, पिग आयरन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसी को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। वात भट्टी में जो कार्य होती है, उस वात भट्टी में होने वाले क्रियाकलाप को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया कैसे हो रहा है। ये जो वात भट्टी है जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, इसकी जो बाहरी दीवार होती है वो इस्पात के चदरों की बनी होती है। भीतरी दीवार जो होगी वो अग्निशः ईंटों, फायर ब्रिक्स की बनी होती है। यानी बाहरी दीवार जो होती है वो क्या होती है, इस्पात के चादर की बनी होती है, जबकि भीतरी दीवार वो अग्निशः फायर ब्रिक्स की बनी होती है। इसकी ऊंचाई 50 से 100 फुट तक, 50 से 100 फुट तक लेते हैं, और सबसे चौड़े भाग की चौड़ाई 24 फुट तक होती है। इसके निचले भाग में 2 मार्ग रहते हैं, जिनमें से एक से होकर पिघली हुई धातु यानी ढलवा लोहा या पिग आयरन या कास्ट आयरन, दूसरे भाग से धातुमल अर्थात स्लैग बाहर निकलता रहता है ना। इसके थोड़ा ऊपर ट्वेयर नामक पतली नलियों से होकर गर्म हवा अर्थात ऑक्सीजन झोंका भट्टी के अंदर जाता है। ये जो भट्टी के अंदर भेजा जाता है, इन नलियों को पानी द्वारा ठंडा रखा जाता है, क्योंकि गर्म हवा बार बार भेजा जा रहा है तो इससे दिक्कत ना हो, क्षरण ना हो, ताकि इसका क्षरण ना हो पाए, नहीं नष्ट ना हो पाए। भट्टी से निकलने वाली गर्म गैसों को एक बड़े नल के द्वारा कॉपर स्टोव के अंदर ले जाते हैं, जहां ये साधारण हवा को गर्म करने के काम में आती है। इसी गर्म हवा को वात भट्टी के अंदर भेजा जाता है ना। गर्म हवा को वात भट्टी के अंदर भेजा जाता है। जब गर्म हवा को वात भट्टी के अंदर भेजते हैं, इस वात भट्टी में अर्थात ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं हम लोग, 2200 केल्विन तक गर्म किया हुआ जो हमारा
ये ऑक्सीजन है, इसे जब हम लोग भेज रहे हैं ऊपर में, तो देखिए यही उसी स्ट्रक्चर को, ब्लास्ट फर्नेस के स्ट्रक्चर को यहाँ पर भी दिखाया गया है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कप एंड कोन व्यवस्था से, ये जो है ये कप एंड कोन व्यवस्था से हम लोग अयस्क, कोक और चूना पत्थर जो हम लोग किस रूप में लिए थे, 100:3:1 के रूप में लिए थे, है ना। जहाँ पर 100 के रूप में क्या है, ये हमारा Fe2O3 है, ये हमारा Fe2O3 है, 3 हमारा कोक है और 1 हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये चार्ज के रूप में हम ऊपर से गिराते हैं। इससे जैसे ही गिराते हैं और नीचे से यहाँ गर्म हवा दे रहे हैं, जो 2200 केल्विन से ऊपर गया तो फिर 1423, 1123 ये सब दिखाया जा रहा है। इस तरह से ऊपर ठंडाता जा रहा है। गर्म यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं चार्ज को, जैसे ही डालते हैं तो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है और मेल्टिंग की प्रोसेस होने के फलस्वरूप यहाँ पर ये जो आपने देखा था कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। ये जो आपने क्रिया देखा, इन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप पिघली हुई धातु, ये पिघली हुई धातु जो ढलवा लोहा के रूप में है, जिसे हम लोग पिग आयरन या कास्ट आयरन कहते हैं, वो यहाँ से प्राप्त होने लगता है। ठीक इसके ऊपर में धातुमल है, जो धातुमल लोहे को पुनः ऑक्सीकृत होने से बचाता है। इस दोनों साइड से तो गर्म हवा दे रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है, ये यहाँ से बाहर निकलता रहता है। इस प्रकार से लोहा का स्मेल्टिंग हो जाता है और लोहा के स्मेल्टिंग के फलस्वरूप हमें लोहा धातु की प्राप्ति हो जाती है ना। लोहा धातु की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि वात्य भट्टी या अभिधमन भट्टी जो हमारा है, उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिख दीजिए, उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। कभी कभी पूछ देता है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि अभिक्रिया जो होती है वो बहुत ही सिंपल है। चूँकि हमारे ये तीनों है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कोक से ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कोक से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। अब ये जो हमारा सांद्रित हेमाटाइट है, इसकी सहायता से कोक रिएक्शन करेगा और लोहा की प्राप्ति कर लेगी। यही है वो लोहा जिसे हम लोग ढलवा लोहा कहते हैं, है ना। इसे हम लोग ढलवा लोहा कहते हैं। इसी का नाम पिग आयरन, इसी को हम लोग पिग आयरन कहते हैं, या इसे हम लोग कास्ट आयरन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें लोहा प्राप्त हो जाता है। यह लोहा का अशुद्ध रूप है, यह लोहा का क्या है, अशुद्ध रूप है। इसी से फिर हम लोग क्या करते हैं, यह लोहा का अशुद्ध रूप, इससे फिर हम लोग इसके अंदर में मिली हुई जो कुछ अशुद्धियाँ हैं, खास करके कार्बन के स्तर हैं, उसे हम लोग पृथक करते हैं और पृथक करके पिटवा लोहा बना लेते हैं, जिसे हम लोग रॉट आयरन कहते हैं। पिटवा लोहा जब प्राप्त हो जाती है, वह लोहा का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है ना। और यहाँ पर फिर कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे रहा है। ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये शुद्रावक प्राप्त करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, और ये शुद्रावक फिर क्या करता है, इस सिलिका से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर देता है, जिससे स्लैग बनती है। और वह दो कार्य कर रहा है, एक तो उसकी अशुद्धियों को भी निकाल दिया और दूसरा पुनः ऑक्सीडेशन होने से लोहा को बचा लेता है। आइए इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा सिंपलाइज फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हेमाटाइट अयस्क लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, हेमाटाइट अयस्क लेते हैं, और उस हेमाटाइट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि से सबसे पहले उसका सांद्रण कर लेते हैं। पुनः प्राप्त गुरुत्व पृथक्करण विधि से प्राप्त जो हमारा सांद्रित अयस्क है, उसे चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग सांद्रित कर लेते हैं। और सांद्रित करने के बाद अब सांद्रित अयस्क को हम लोग निस्तापन से होकर गुजारते हैं। वास्तव में निस्तापन से नहीं, ये निस्तापन तब होगा जब यह कार्बोनेट अयस्क के रूप में होगा, है ना। यह निस्तापन की क्रिया तब होगी जब वह क्या होगा, कार्बोनेट अयस्क के रूप में होगा। यहाँ पर जब ऑक्साइड अयस्क आप लेते हैं तो ऑक्साइड अयस्क में निस्तापन नहीं, यहाँ पर हम लोग प्रगलन की क्रिया कर लेते हैं। किसकी क्रिया करते हैं, प्रगलन की क्रिया करते हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग प्रगलन में चले जाते हैं।
तो यहाँ पर Fe2O3 है, इसको प्रगलन कर दिए, जिसको प्रद्रावण कहते हैं। ये अभी धमन भट्टी में या ब्लास्ट फर्नेस में या वात भट्टी में होता है। ये जो होता है तो इसमें होने के फलस्वरूप क्या होगा, हमें ढलवा लोहा या पिग आयरन या कास्ट आयरन प्राप्त होगा। यह कास्ट आयरन, हमने पहले कहा कि यह ढलवा लोहा जो है क्या है, लोहा का अशुद्ध रूप है। यह लोहा का क्या है, अशुद्ध रूप है ना। ये जो अशुद्ध रूप है इसमें 2 से 5% कोक मिली होती है, कार्बन मिला होता है। इसके अलावे इसमें सिलिकॉन भी होते हैं, मैग्नीज भी होते हैं, फास्फोरस भी होते हैं और सल्फर भी होते हैं। तो ये अशुद्धियाँ इसमें मिली होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 2 से 5% कार्बन मिले होते हैं। ये जो अन्य अशुद्धियाँ हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो कार्बन के आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर इसके शुद्धिकरण के स्वरूप को देखा गया है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो लोहा है, ये जो लोहा है, आयरन है, यह 3 प्रकार के होते हैं। ये जो आयरन है वो क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिग आयरन या कास्ट आयरन, इसी को बोलते हैं। दूसरा होता है रॉट आयरन, है ना। दूसरा क्या होता है, रॉट आयरन। और तीसरा है स्टील। इसी को हिंदी में अगर कहेंगे तो ये है ढलवा लोहा। ये है क्या, ढलवा लोहा। ये हो गया ढलवा लोहा। ये है पिटवा लोहा, ये है पिटवा लोहा। और ये है इस्पात। तो लोहा को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, 3 वैरायटी में बांट देते हैं। एक है पिग या कास्ट आयरन, दूसरा है रॉट आयरन और तीसरा है स्टील। इसमें सबसे शुद्ध रूप में माना जाता है पिटवा लोहा, लेकिन पिटवा लोहा के इतने शुद्धिकरण के कारण इसका उपयोग बहुत आयत रूप में नहीं हो पाता है। इसलिए इसको बहुआयामी रूप में उपयोग में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी मात्रा कार्बन का मिलाकर इस्पात के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस्पात का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ऐसे पिग आयरन का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है, लेकिन इसकी उपयोग कम है। उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन पर हमारा स्टील हो जाएगा, दूसरे पोजीशन पर हमारा पिग आयरन हो जाएगा और तीसरे नंबर पर हमारा पिटवा लोहा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अभी जो आपने ढलवा लोहा या पिटवा लोहा प्राप्त किया, ढलवा लोहा या पिग लोहा प्राप्त किया, इस अशुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होकर गुजारते हैं। इसका अब हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे और ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप यहाँ पर पिटवा लोहा हमें प्राप्त हो जाएगा, जिस पिटवा लोहा को हम लोग रॉट आयरन कहते हैं। इसमें अब कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25 रहती है। ये बहुत ही शुद्धतम रूप में माना जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि इसको और अधिक उपयोगी बना लें तो एसपी जेल की सहायता से इसमें और कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, जिसके फलस्वरूप बन जाता है वो इस्पात। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें 0.25 से लेकर 1.5% तक कार्बन पाई जाती है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का जब निर्माण कर देते हैं तो हम लोग 0.4% इसमें मैग्नीज को भी मिला देते हैं, जिसकी सहायता से इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्राप्त किया लोहा के बारे में कि लोहा क्या होता है। इस लोहा के बारे में हम लोगों ने प्राप्त किया, लोहा को जाना कि लोहा किस तरह से प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो लोहा हमें प्राप्त हुआ, अभी जो आप पढ़ रहे थे उसी को यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार रूप में दिया गया। ये जो लोहा हम प्राप्त करते हैं ब्लास्ट फर्नेस से, लोहा जो हम लोगों ने प्राप्त किया हेमाटाइट से, वास्तव में वह लोहा स्पंजी लोहा भी कहलाता है। वह लोहा क्या कहलाता है, स्पंजी लोहा भी, स्पंजी आयरन भी कहलाता है ना। और इसमें कार्बन के अलावे सिलिकॉन भी, फास्फोरस भी, गंधक भी, ये सभी मिले हुए रहते हैं, जिसे समय समय पर हटाते रहते हैं। ये कहलाता है प्राप्त लोहा ढलवा लोहा या पिग आयरन या कास्ट आयरन। ढलवा लोहा को देखिए, ढलवा लोहा जो होगा, इस ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 2 से 5% होगी। इसके अलावा इसमें सिलिकॉन भी है, मैग्नीज भी है, फास्फोरस भी है ना। ये सब अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है। इसमें थोड़ी सी गंधक भी कभी कभी उपस्थित रहता है। दूसरा है पिटवा लोहा। ये जो पिटवा लोहा है ये शुद्धतम रूप माना जाता है। कार्बन की मात्रा जिसमें होगी ये 0.12 से 0.25 तक होगी। और सबसे बहु उपयोगी माना जाता है इस्पात। ये जो इस्पात है, इस इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होता है। इसमें 0.4% मैग्नीज की भी उपस्थिति होती है। सबसे ज़्यादा उपयोग इसी इस्पात का है।
है ना, और इसके बाद ढलवा लोहा, फिर पिटवा लोहा। तो इस तरह से हम लोगों ने लोहा के सभी रूपों को जाना समझा कि क्या है। अब आइए देखते हैं हम लोग लोहा का उपयोग क्या होता है। तो हम आप तो सभी जानते ही हैं लोहा का क्या उपयोग है। ये जो लोहा देख रहे हैं ढलवा लोहा का उपयोग स्टॉप बनाने में, स्टॉप तो आपने नाम सुना ही होगा, तो स्टॉप बनाने में किया जाता है, रेलगाड़ियों के स्लीपर बनाने में किया जाता है ना, रेलवे का जो स्लीपर्स होता है उसको बनाने में किया जाता है, नलियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा से पिटवा लोहा बना रहे हैं, इस्पात तैयार कर रहे हैं, यानी मूल लोहा तो हमारा ढलवा लोहा ही है। तीसरा देखिए, पिटवा लोहा से तार, कृषि के औजार, जंजीर इत्यादि बनाते हैं। इस्पात की सहायता से कई मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जिसका बहुतायत रूप में उपयोग है। कैसे, चलिए हम लोग देखते चले जाते हैं कैसे है ये मिश्र धातु के रूप में। आइए जैसा देखते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील, इस स्टेनलेस इस्पात देख रहे हैं, हम लोग इसका नाम सुने हैं। ये जो स्टील है, इस स्टील से बनने वाले मिश्र धातु के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सभी जानते हैं ये स्टेनलेस स्टील, कोई कुछ देखें ना देखें, इसे बर्तन हम लोगों ने देखा है ना, स्टेनलेस स्टील के बर्तन में हम लोग खूब बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है, इस स्टेनलेस स्टील में देखिए लोहा होता है लगभग 73%, क्रोमियम मिले होते हैं 8% और निकल मिला होता है 8%, है ना। लोहा 73, क्रोमियम 18 और निकेल 8। यह जंग रोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगते हैं। इसकी सहायता से बर्तन, साइकिल के पार्ट्स इत्यादि सब बनाए जाते हैं। दूसरा है हमारा निकेल इस्पात। इस निकेल इस्पात इसलिए इसका भी नाम रखा गया क्योंकि इसमें क्या किया गया है, लोहा में ये जो 97% लोहा लेते हैं और इसमें 3% निकेल मिला देते हैं, इसलिए इसका नाम निकेल इस्पात भी है। इससे कठोर, लचीला तथा जंगरोधी पदार्थों का निर्माण, इसका जो गुण है वो कठोर है, लचीला है और जंगरोधी है। इसकी सहायता से जहाज के पार्ट्स का निर्माण करते हैं, सैनिक गाड़ियों के प्लेट इत्यादि सब का निर्माण करते हैं। तीसरा है क्रोम इस्पात। चूंकि इसमें क्रोमियम धातु लिया जा रहा है इसलिए इसका नाम क्रोम इस्पात है। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, है ना। इसमें जो लोहा होगा वो 98% होगा, क्रोमियम धातु जो होगा 1.5 से 2% तक होगा। ये तन्य होते हैं, टेंसाइल होता है, इसकी सहायता से हम लोग कटर बनाते हैं, काटने वाले औजार का निर्माण कर लेते हैं। और इसके बाद है टंगस्टन इस्पात। नाम से स्पष्ट है, देखिए स्टेनलेस स्टील में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, स्टेनलेस स्टील है यानी लोहा, क्रोमियम और निकेल। निकेल इस्पात में निकेल होगा, लोहा होगा, क्रोम इस्पात में क्रोमियम होगा, टंगस्टन इस्पात में टंगस्टन होगा। इसमें 94% लोहा है और वल्फ्राम जो है वो 5% है, टंगस्टन 5% है। ये कठोर, जंगरोधी होता है, इसकी सहायता से उच्च वेग वाले काटने के औजार और स्प्रिंग बनाने में किया जाता है ना। ये सारे चीज़ आप लोग जानते हैं, देखे हुए हैं। हम लोग एक बार यहाँ पर देखने की भी कोशिश करते हैं कि क्या ये सब चीज़ दिखाई देता है कि नहीं। देखिए यहाँ पिग आयरन से बना हुआ ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना। ये पिग आयरन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, हम लोग इसका स्लीपर्स के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कल जो होता है उसका जो हैंडल से बनाया जाता है वो सब भी इसी की सहायता से तैयार किया जाता है। उसका जो हेड बनता है वो भी पिग आयरन से ही, कास्ट आयरन से ही बने होते हैं। ये आप देखिएगा लोहे का बना हुआ गेट होता है ना, हम लोग भी लोहे का गेट बनाते हैं। वो जो गेट बना होता है वो रॉट आयरन का बना होता है। गेट किसका बना होता है, रॉट आयरन का बना हुआ होता है। ये स्टील है, ये स्टील आयरन को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। इसी स्टील का उपयोग हम लोग रेल की पटरियों के निर्माण में भी करते हैं। रेलगाड़ी का जो पटरी बनाया जाता है वह स्टील का बना होता है ना। रेलगाड़ी का जो पटरी होगा वो स्टील का बना होता है। और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का दिखाया गया है। ये जो आप बर्तन देख पा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं थाली है, लोटा है, चम्मच है, प्लेट है, इन सभी चीज़ ये किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हवाई जहाज़। इस हवाई जहाज़ के अंदर का जो कुछ पार्ट्स है, कुछ टूल्स है, ये सारी चीज़ निकेल के बनाए जाते हैं, निकेल स्टील के बनाए जाते हैं, है ना। ये जो कटर देख रहे हैं ये कटर किसकी सहायता से, क्रोम आयरन की सहायता से। और ये जो स्प्रिंग है वो टंगस्टन स्टील की सहायता से तैयार किए जाते हैं। तो आपने बारीकी से विभिन्न रूपों में लोहा धातु के बारे में जाना, समझा और इसके उपयोगों को भी हम लोगों ने स्मरण कराने की कोशिश की कि ये क्या होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि लाल हेमेटाइट
की सहायता से, हेमाटाइट एस की सहायता से, जो हेमाटाइट एस Fe2O3 इंटू H2O है, इस हेमाटाइट एस की सहायता से लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है और प्राप्त लोहा के क्या भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसका उपयोग है और मिश्र धातु के रूप में क्या है, इन सारी चीज़ों को आपने डिटेल्स में देखा समझा। इस तरह से खत्म होता है यहीं पे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम से संबंधित सारे टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित, ये जो 12वीं का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे संबंधित हम लोगों ने सारे तथ्यों को देखा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलेक्शन। अगले वीडियो में हम टोटल इससे संबंधित 2026 में जितने भी इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उन सबको लेकर उपस्थित होंगे आप लोगों के बीच में, ताकि आपका यह चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाए, यह यूनिट अच्छे ढंग से तैयार हो जाए, है ना, और आप आगे के एग्ज़ाम में 2026 के एग्ज़ाम में एक अच्छे ढंग से इस चैप्टर को लेकर उतर सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।